स्वागत है दर्शकों एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल दिशा पे। आज हम बता दें कि अचानक मेरी एक किताब पे नज़र पड़ी जिसमें आर्यभट्ट महोदय के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी हुई थी। सोचा हमने कि साइंस एंड टेक का चूँकि सीरीज हम चला ही रहे हैं, तो ये चूँकि आर्यभट्ट जो थे अद्भुत ब्रेन के मालिक, महान व्यक्तित्व और हमारे बिहार से भी जुड़े रहे, इससे रिलेटेड हैं, तो सोचा हमने कि इसकी जानकारी आप लोग को भी दे दें। आर्यभट्ट के बारे में इतिहास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्यभट्ट महोदय के बारे में इतिहास में भी कभी कभार एक दो प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। ऐसे इनका मुख्य योगदान खगोल शास्त्र और गणित के क्षेत्र में था। आर्यभट्ट के बारे में ये भी कंफ्यूजन होता है कि ये एक थे, ये भी जान लें आप, आर्यभट्ट एक और आर्यभट्ट दो दोनों थे, इतिहास में दोनों का उल्लेख है। आज हम इसके बारे में डिटेल बताएंगे आपको। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जानना भी जरूरी है। और अद्भुत ब्रेन के मालिक, उस समय जिसमें एक भी मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था, कैलकुलेटर नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, इनका ब्रेन ही कंप्यूटर था। उन्होंने वो गणना कर दिया आज से बहुत साल पहले, जो आज हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्यभट्ट एक के बारे में जाने आप। आर्यभट्ट प्रथम, देखिए आर्यभट्ट प्रथम जो थे, इनका जन्म जीवन काल जो लेंगे आप, जीवन काल जो लेंगे 5वीं शताब्दी को माना जाता है। 5वीं सदी, इनका कार्यक्षेत्र 5वीं सदी में ही माना जाता है। इतिहास में इसका उल्लेख है, लेकिन इतिहास में इनका जो कार्यकाल है 476 ईस्वी से 550 ईस्वी, ये इंडिकेट है, ये लिखा हुआ है, आप इसको याद रखेंगे। लेकिन मुख्य रूप से अगर मोटा मोटी माना जाए तो इनका जीवन काल, कार्यकाल 5वीं सदी ही लिया जाए। इनका जन्म स्थान कहां था? अभी तक यदि आप जानते होंगे, सीधा कुसुमपुर पाटलिपुत्रा से इनको जोड़ लेते हैं लोग, लेकिन ये सही नहीं है। जन्म स्थान के संबंध में अभी भी विवाद है और ये सटीक जानकारी किसी भी किताब में नहीं मिलता है कि इनका जन्म स्थान कहाँ था। आर्यभट्ट महोदय ने 3 किताबें लिखी। ऐसे अन्य भी किताबें उन्होंने लिखी होंगी, लेकिन उनका स्पष्ट प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं है। मूल रूप से 3, जैसे इनकी रचना जो है 10 गीतिका, याद रखेंगे आप, आर्यभट्टीय, और आर्यभट्ट सिद्धांत। ये मूल रूप से 3 रचनाएं, 10 गीतिका, आर्यभट्टीय, आर्यभट्ट सिद्धांत। इसमें उनका जितना भी आविष्कार का वर्णन है वो आर्यभट्टीय में स्पष्ट रूप से मिलेगा। इसी में स्पष्ट रूप से उल्लेख है इसका। जितने आविष्कार हैं, जितने उन्होंने विश्व को दिया अपना ज्ञान, वो सारे आर्यभट्टीय में है। और इस किताब की एक टीका आर्यभट्ट महोदय के एक शिष्य जो थे, भास्कर प्रथम, ये भी 2 हैं, भास्कर प्रथम, भास्कर द्वितीय, यहां भी कंफ्यूजन होता है। इनके शिष्य थे भास्कर प्रथम, जिन्होंने आर्यभट्टीय में एक टीका लिखी। उस टीका के अनुसार आर्यभट्ट महोदय का जन्म स्थान अस्मक क्षेत्र में लिया जाता है। अस्मक क्षेत्र जो है वो गोदावरी नदी के आसपास का एरिया है। अब गोदावरी नदी के आसपास का एरिया लेंगे तो स्पष्ट है कि इनका जन्म स्थान महाराष्ट्र माना जाता है। यानी विवाद है, मैंने सटीक जानकारी नहीं है कि इनका जन्म स्थान कहाँ है। ये भास्कर प्रथम महोदय जो आर्यभट्टीय में उन्होंने टीका लिखी है, उससे ये उल्लेखित होता है, सामने आता है कि इनका जन्म स्थान अस्मक क्षेत्र था, जो महाराष्ट्र में माना जाता है। लेकिन गुप्त काल में, उसमें गुप्त काल था, गुप्त काल में कुसुमपुर जो पटना का प्राचीन नाम है, वहां आके इन्होंने अपना ज्ञान दिया लोगों को। नालंदा विश्वविद्यालय से भी जुड़े। कहीं कहीं यह भी उल्लेख है कि नालंदा विश्वविद्यालय के HOD भी थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये भी कहीं कहीं उल्लेख है। यानी इनका काल जो था गुप्त काल, खास करके चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके समय में
फाहियान नामक चीनी यात्री भी आया था, वो भी जानते होंगे आप, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में फाहियान नामक चीनी यात्री। तो आर्यभट्ट महोदय का जीवन काल जो है वो गुप्त समय में भी था, और ये पटना भी आए थे, कुसुमपुर, जो उसमें कुसुमपुर बोला जाता था उसको, यानी उनका अध्ययन अध्यापन क्षेत्र कुसुमपुर से भी रिलेटेड है। यानी जन्मस्थान के संबंध में क्लियरेंस अभी तक नहीं है किसी भी किताब में। मुख्य ये 3 रचना याद रखेंगे आप, 10 गीतिका, आर्यभट्टीय, आर्यभट्ट सिद्धांत, ये अभी भी है, और यही सबसे सटीक इनके आविष्कार, इनके खोज, इनके सिद्धांत सारे इसमें मिल जाते हैं। इतना तो को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आर्यभट्ट महोदय ने हम लोग को क्या दिया, पूरे विश्व को इन्होंने क्या दिया। अद्भुत ज्ञानवान लोग, कितना ज्ञान इनके पास था कि उस समय इन्होंने आज से कितने साल पहले कई ऐसे खोज करके रख दे, विश्व को दिया, कई ऐसे ज्ञान दिए जिसका आज भी हम लोग पालन करते हैं, जिसके बारे में हम लोग आज भी जानते हैं। बहुत पहले, जबकि कोई गणना की मशीन इनके पास नहीं थी, फिर भी इन्होंने अपने अनुसार अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें पूरे विश्व को दी है। बारी बारी से देखें आप। सबसे पहले देखिए कि आप ये जाने, इन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने ही यह उल्लेख किया, ज्ञान दिया कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, जबकि सूर्य स्थिर है। सबसे पहले इन्होंने बताया सूर्य स्थिर है, जबकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। दूसरा बात, इससे पहले लोग चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण को राहु केतु का असर मानते थे। राहु केतु 2 नामक राक्षस हैं, जिनके प्रभाव से सूर्य ग्रहण चंद्रग्रहण होता है। इन्होंने वैज्ञानिक कारण बताया, इससे पहले कोई नहीं इसको बताया था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण इन्होंने ही बताया, छाया संबंधी। आज आप इसको भी जान लें कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है। सूर्य ग्रहण लिखे SME, S फॉर सन, M फॉर मून, E फॉर अर्थ। सूर्य ग्रहण देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आता है, चंद्रमा आ जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है, बीच में चंद्रमा आ गया, M फॉर मून, तो क्या हो गया, सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या होता है, इसको याद रखेंगे आप। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ गया, पृथ्वी आ गया। क्योंकि चंद्रमा को अपना प्रकाश है नहीं, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, और सूर्य और इस चंद्रमा के बीच में कौन आ गया, पृथ्वी आ गया। तो ये चमकेगा कैसे, चंद्रमा दिखेगा ही नहीं आपको, ये याद रखेंगे आप। और ये आज से कितने साल पहले आर्यभट्ट प्रथम जो थे महोदय ने बता दिया, पूरे विश्व को बता दिया। तीसरा देखिए, आज आप जान रहे हैं कि पृथ्वी की परिधि 40 इतना किलोमीटर है, ये आज आप जान रहे हैं। इन्होंने बहुत पहले इसका लगभग मान बता दिया था पूरे विश्व को, इतना किलोमीटर, 39,968 किलोमीटर। और आज आप ये डाटा है पृथ्वी की परिधि 40,075 किलोमीटर है। उन्होंने बहुत पहले ये बता दिया 39,968 किलोमीटर, मात्र 107 किलोमीटर कम है ये आज के डाटा से। सन्निकट मान तो उन्होंने बता दिया, क्या उनके पास कोई यंत्र होगा उस समय? ये सारे ब्रेन के कमाल थे, सोचिए कितने बड़े ब्रेन के मालिक वो थे। इसको भी याद रखेंगे आप। आगे देखिए, चौथा देखिए इनका योगदान, पाई का मान। वृत्त की परिधि में आप फॉर्मूला लिखते हैं 2 पाई r, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। ये पाई का मान इन्होंने ही दिया बहुत पहले। देखिए इन्होंने उसमें भी निकाल दिया था
पाई का मान है, और आज आप लेते ही हैं इस पाई का मान। पाई का मान तक उन्होंने निकाल के दे दिया था। 5 मान लीजिए, 1 वर्ष की अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष की अवधि 365 दिन या लीप ईयर में 366। इन्होंने उस समय ही 1 वर्ष की अवधि भी देखिए, इतना निकाल के 1 वर्ष की अवधि उन्होंने उस समय रख दिया था। उस समय 258 ले लें, 365.25868। 1 वर्ष की अवधि उन्होंने उस समय परिकलित करके विश्व को दे दिया, और आज भी 1 वर्ष की अवधि 365 ली जाती है। देखिए, छठा योगदान इनका लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो गणना है, ये भी आपके आर्यभट्टीय, उनके आर्यभट्टीय किताब जो है उसमें लिखा हुआ है। 7वां लीजिए। अब साइन का जो त्रिकोणमितीय तालिका जो मान है, 30 डिग्री का साइन कितना मान होगा? साइन का संस्कृत में हम लोग जया बोलते हैं, इसको संस्कृत में जया बोलते हैं। ये त्रिकोणमितीय तालिका भी आर्यभट्टीय किताब में लिखी हुई है। विश्व को इन्होंने इतना ज्ञान दिया, जबकि उस समय उनके पास क्या इंस्ट्रूमेंट होगा, क्या गणना के कितने साधन होंगे उनके पास, गणना करने के कितने तरीके होंगे। सोचिए, सिर्फ ब्रेन का कमाल, जो ही साधन होगा उन सारे चीजों से उन्होंने विश्व को इतना चीज दे दिया, और जिसका पालन आज भी विश्व कर रहा है। कितने अजूबे जानकारियां इन्होंने विश्व को दी। सोचिए, एक बार सोच के तो देखिए। अब आते हैं हम आर्यभट्ट 2 पे। आर्यभट्ट द्वितीय, ये आप याद रखेंगे, कंफ्यूजन हो जाता है आर्यभट्ट प्रथम आर्यभट्ट द्वितीय में। आर्यभट्ट द्वितीय इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा जानकारी उल्लेखित नहीं है, हो सकता है वजह जो भी हो, लेकिन इतना जानिए इनका कार्यकाल जो था, इनके बाद हुए 920 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ये इनका कार्यकाल था। इस पीरियड में ये थे, और ये भी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ ही थे, महान खगोल शास्त्री गणितज्ञ। इन्होंने भी एक ग्रंथ, इनका भी है महासिद्धांत। ये ग्रंथ इनका भी है। ये भी खगोल शास्त्री गणितज्ञ ही थे, लेकिन आर्यभट्ट प्रथम इनसे पहले हुए। उनका वो सारा जानकारी, सारा ज्ञान विश्व को दिया हुआ है। इनका एक ग्रंथ का नाम जो है महासिद्धांत है। ये भी खगोल शास्त्र और गणित से ही संबंधित है। आज आपने देख लिया होगा कि आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट द्वितीय, ये हम पढ़े अभी 2-3 दिन पहले ही। सोचा चलो अपने ज्ञान को सारे लोग के बीच बांट दें, और चूंकि ये हमारे अद्भुत ज्ञानी हैं और बिहार से भी जुड़े रहे, इनका इतिहास बिहार से भी जुड़ा हुआ है, कुसुमपुर गुप्त काल में, तो मैं सोचा जानकारी आप लोग को दे दें। एक चीज और जान लें कि हमारा जो भारत है, ज्ञानवानों की धरती है, प्राचीन काल से ही। आर्यभट्ट से पहले भी कई खगोल शास्त्री गणितज्ञ हुए। जैसे देखिए, एक हुए लब्ध मुनि, इनके बाद हुए बोधायन, ये भी याद रखेंगे आप। इनके बाद हुए पिंगल। ये सारे खगोल शास्त्री गणितज्ञ ही थे, गणितज्ञ भारत के महान भूमिति प्राचीन काल के। लब्ध मुनि, बोधायन, पिंगल के बाद आर्यभट्ट हुए। आर्यभट्ट प्रथम, और आर्यभट्ट प्रथम के बाद और भी गणितज्ञ खगोल शास्त्री हुए भारत में। इनके बाद हुए, आर्यभट्ट प्रथम के बाद हुए वराहमिहिर, आपने नाम सुना होगा। ये आर्यभट्ट के बाद थे। ये 5वीं शताब्दी में थे, ये 6वीं शताब्दी में थे। ये 6वीं शताब्दी में थे। वराहमिहिर के बाद ब्रह्मगुप्त हुए। ये सारे गणितज्ञ हुए जो भारत के थे, भारत के महान विभूति माने, अद्भुत, जिनके बारे में जितना कहे उतना कम होगा। लब्ध मुनि, बोधायन, पिंगल, ये सारे गणितज्ञ थे, भारत के प्राचीन गणितज्ञ। पिंगल के बाद आर्यभट्ट हुए, आर्यभट्ट के बाद वराहमिहिर हुए।
ये 5वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में, ब्राह्मणी के बाद ब्रह्मगुप्त हुए। इनके बारे में आगे कभी चर्चा कर देंगे। फिलहाल आर्यभट्ट 2 के बारे में आप जान गए। इसी तरह और भी कई जानकारी थोड़ा सा लीक से हटके भी देते रहेंगे, जो आपके लिए फायदेमंद ही होगा, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप। ये इतिहास का भी मैटर बन जाएगा, साइंस एंड टेक का भी मैटर बन जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।